नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 MCQs को लेकर। इससे संबंधित हमारी बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आ चुकी हैं। आप वहां पर भी जाकर बाकी वीडियोस को देख के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज के। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी होती थी और क्लीवर प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, निम्न पुरापाषाण काल में सबसे अधिक हमें हस्त कुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हम पाषाण काल को पढ़ते हैं तो एक आपका आता है पुरापाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नवपाषाण काल। लेकिन पुरापाषाण में भी 3 स्टेजेस हो जाती हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। तो सामान्यतः सबसे पहले युग को ही निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से वह कौन सा शिलालेख है? भाब्रू अभिलेख या निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख या बाराबरा गुफा शिलालेख। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख, जिसमें लुम्बिनी में ही जो है कि ये प्राप्त होता है और इसी को या इसी अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे थे? 32वें वर्ष, 26वें वर्ष, 20वें वर्ष और 13वें वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने रुम्मिनदेई शिलालेख की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य को संरक्षण नहीं मिला, वहाँ विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया या विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। तो सही जवाब हो जाएगा ए, राज्य का संरक्षण जब मिलना बंद हो गया, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय में जो है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी। और दूसरी भाषा में कहें तो ये विहार हुआ करते थे, या जिस समय जब राज्य का संरक्षण प्राप्त था तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे सोने चांदी और साथ ही साथ बहुत ही जेवरात यहाँ पे मौजूद थे। इसी वजह से जब मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है कि जब यहाँ पे आतंक फैलाया गया यानी आक्रमण किया गया तो बहुत अधिक मात्रा में सोने चांदी की लूटपाट की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है? उत्वी को, फिरदौसी को, अमीर खुसरो या अलबर्नी। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, फिरदौसी को जो है कि फारसी का होमर कहा जाता है। और अगर हम अलबर्नी की बात करें तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। क्या लिखी दोस्तों? तहकीक ए हिंद अर्थात भारत की खोज। और अगर हम अमीर खुसरो की बात करते हैं तो इनका जन्म भारत में उत्तर प्रदेश में एटा जिले में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया और फिर उसके बाद लास्ट में सबसे आक्रमण कहाँ किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सबसे पहले उन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया, फिर थानेश्वर पर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा और फिर कन्नौज। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? और अभी 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका जवाब दिया है आपको। किताब उल रेहला, किताब उल हिंद, किताब उल इस्लाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज अलबर्नी ने लिखी है। जबकि किताब उल रेहला की बात करेंगे तो ये मोरक्को के यात्री इब्न बतूता की क्या है, यात्रा वृत्तांत है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था और उसको गाजी की उपाधि अर्थात काजी का पद जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था। काजी का पद दिल्ली में दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध तो ये हो जाएगा दोस्तों 1526 ईस्वी में, यानी कि थर्ड ऑप्शन। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और घाघरा का युद्ध और फिर खानवा का युद्ध है तो खानवा का युद्ध हो जाएगा आपका 1527 और घाघरा का युद्ध हो जाएगा 1529। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, यानी कि पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ और जो घाघरा का युद्ध हुआ है वो
1529 में हुआ है और खानवा का युद्ध फर्स्ट यानी कि 1527 में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पर लेके दफना दिया गया था? दिल्ली, फरगना, काबुल, समरकंद। तो सही जवाब हो जाएगा काबुल। काबुल अर्थात अफगानिस्तान में कांधार जो काबुल है वहाँ पर बाबर को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष और इनसे संबंधित घटना से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल, चलिए तो कौन सा मेल नहीं है यानी सुमेलित नहीं है उसकी हम बात करेंगे। देखिए 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और ये दोनों ही युद्ध आपके शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह युद्ध हुआ था। और तीसरा दे रहा है 1531 में दादर का युद्ध और 1535 में चित्तौड़ का पतन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि 1531 में दादर का युद्ध नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चले। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या काबुल में? तो देखिए हुमायूं ने एक जो है कि महल बनवाया था जिसका नाम था दीनपना और जिसकी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए जो है कि हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो जाती है और उसी दीनपना महल के पास दिल्ली में ही इनको दफना दिया जाता है। जिस प्रकार से इनके पिता बाबर को काबुल में दफनाया गया था आगरा के बाद, उसी तरीके से हुमायूं को दीनपना महल में दिल्ली में दफनाया गया था। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रोलोपिथिकस या जावा मानव, होमो इरेक्टस या निएंडरथल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1574 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर का बंद किया जाना 1563 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। तो ये चारों ही घटनाएं अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1574 नहीं बल्कि 1575 ईस्वी में की गई थी, 1575 में। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा कि यही एक ऑप्शन है जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार, मास्की? सही ऑप्शन हो जाएगा चिरांद। और चिरांद किस राज्य में आता है दोस्तों? तो बिहार में चिरांद आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, अर्थात कि खाद्य यानी कि जो फूड प्रोडक्शन किया जाता था वो किस समय में होना शुरू हो गया था? मध्य पूर्व पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में? तो खाद्य उत्पादन करने की जो क्रिया थी वो नव पाषाण काल में शुरू हो गई थी, जिसके माध्यम से कृषि का विकास हुआ और कृषि का विकास होने से लोगों में ग्रामीण स्तर या गांव को बसाने या एक स्थायी निवास की परंपरा का विकास हुआ। क्योंकि जब व्यक्ति खेती एक जगह कर रहा है तो उसकी फसल को पूरा पकने के बाद तैयार होने तक वो व्यक्ति वहीं रुकेगा, अर्थात एक स्थायी निवास की परंपरा का विकास भी नवपाषाण काल में ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इसमें कुछ तिथियों के अनुसार इसको सेट करना है कि पुरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले आपका पुरा पाषाण युग आएगा, उसके बाद मध्य पाषाण युग आएगा, फिर नव पाषाण युग आएगा, उसके बाद ताम्र युग आता है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, तो इस आधार पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा किस धर्म में थी? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, शैव धर्म में, वैष्णव धर्म में? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म में। जबकि मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक अशोक जो कि बौद्ध धर्म में सबसे अधिक जो है कि श्रद्धा रखते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो जैन समर्थक या जैन जो है कि स्वामी थे, उनका नाम क्या था? भद्रबाहु, जिनके साथ ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जाके वहाँ पे संलेखना विधि से या एक तरीके संथारा विधि जिसको कहते हैं उससे इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनानी विवरणों में
किसको सेंड्रोकोट्टस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, घनानंद। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्टस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, जिसमें एक मेगास्थनीज था, दूसरा डायमेकस था और तीसरे का नाम पूछा जा रहा है। तो सेल्यूकस, टॉलमी, पेट्रोलिक्लस या डायोनिसियस। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, डायोनिसियस को भेजा गया था ग्रीक राजाओं के द्वारा, यानी मेगास्थनीज पहले थे, दूसरे डायमेकस, तीसरे डायोनिसियस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, शारदा, देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, देवनागरी। तो देखिए देवनागरी उनकी लिपि नहीं थी, इसलिए सी और डी दोनों ही गलत हैं, और शारदा भी उनकी लिपि नहीं थी, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें ब्राह्मी का प्रयोग, खरोष्ठी का प्रयोग, अरमाइक का प्रयोग और ग्रीक का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, तो ये थे दोस्तों टॉप 20 MCQs जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित थे। जल्दी ही आपके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।